गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 का रिवीजन। लेसन नंबर 2 है आपके प्रबंध प्रक्रिया, यानी प्रबंध को प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। तो पहले हम देखेंगे प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है। तो प्रबंध उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करता है। इसे ही संयोजित या सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो प्रबंधक हैं कंपनी में, जो तीनों लेवल के प्रबंधक हैं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे फर्स्ट लेवल प्रबंधक होता है, उसके नीचे सेकंड लेवल प्रबंधक होता है, उसके नीचे थर्ड लेवल प्रबंधक होता है और उनके नीचे होते हैं आपके वर्कर या कर्मचारी। तो ये जो आपके चार्ट है, इसमें जो फर्स्ट लेवल प्रबंधक है यानी सबसे ऊंचे ऊपर वाला जो प्रबंधक है, ये प्रबंधक जो भी कार्य कर रहा है उन कार्यों की समन्वित रूप से अगर हम कहा जाए तो उसको एक प्रक्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रबंध क्या करता है, उद्देश्य निर्धारण करता है। उद्देश्य निर्धारण के अंदर फिर वो नियोजन करता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है साल भर के लिए उसकी योजना किस प्रकार से बनाई जाएगी। फिर नियोजन के बाद संगठन की क्रियाएं करता है, यानी कर्मचारियों को किस प्रकार से भर्ती करना है, क्या करना है। फिर अगर कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया है तो नियुक्ति की प्रक्रिया करता है, किस किस को अपॉइंटमेंट देना है। फिर उनको निर्देशन यानी आदेश निर्देश देता है। फिर उनका नेतृत्व करता है, यानी एक लीडर की तरह से उनको जो है काम करवाता है। उसके बाद संप्रेषण यानी आदेश निर्देश देता है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उनको मोटिवेट करता है, यानी अभिप्रेरित करता है कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें। इसके बाद उनके ऊपर कंट्रोल करता है कि जो भी कार्य उनको सौंपा गया है वो सही प्रकार से उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं आदि। ये सारी जो प्रबंधकीय कार्य हैं, इनको एक फर्स्ट लेवल का प्रबंधक जो है निष्पादित करता है, यानी पूरा करता है। इसको संयोजित या सामूहिक रूप से, यानी ये सारे कार्य मिलकर के अगर हम कहें तो इसे हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यानी एक सर्वोच्च प्रबंधक के द्वारा ये सारे कार्य जो संपादित किए जाते हैं, इन्हें हम प्रबंध प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इस प्रबंध प्रक्रिया में विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषता में फर्स्ट है ये गतिशील प्रक्रिया है। अब ये गतिशील प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि जब ये एक वर्ष में ये सारे कार्य लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं और पूरे हो जाते हैं, तो अगले साल ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। तो जब तक कंपनी चलती रहेगी ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी, कभी भी ये रुकेगी नहीं। इसलिए इसको कहते हैं गतिशील प्रक्रिया, यानी ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद हम कहेंगे मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि ये सारे कार्य करने का जो उत्तरदायित्व है वो एक मनुष्य पर है। जो भी क्रियाएं कर रहा है वो मनुष्य कर रहा है, इसलिए इसको एक मानवीय प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद ये कहा सामाजिक क्रिया, जो भी कंपनियां जो भी कार्य कर रही हैं वो समाज के लिए ही करती हैं, क्योंकि वो संसाधन भी समाज से ले रही हैं। जैसे हम कहें मनुष्य जो काम करने वाले लोग हैं वो भी समाज से लिए जाते हैं, जो पूंजी है वो भी समाज से ली जाती है, जो कच्चा माल है वो भी समाज से लिया जाता है। तो समाज के लिए ही सारी क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए ये एक सामाजिक क्रिया है। इसके बाद हम कहें परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, यानी जो भी ये कार्य किए जा रहे हैं इनका कोई ना कोई परिणाम होगा, परिणाम आएगा, तो ये एक परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। इसके बाद है सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध के ये जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन में किए जाएं, चाहे राजनीतिक संगठन में किए जाएं, चाहे व्यावसायिक संगठन में किए जाएं, कहीं पर भी अगर ये क्रियाएं की जाएंगी तो वो सभी जगह एक जैसी क्रियाएं की जाएंगी। इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी सभी जगह प्रबंध की क्रियाएं एक समान की जाती हैं, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। अब हम देखेंगे प्रबंध के कार्य, यानी प्रबंध कौन कौन से कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य हैं ये प्रबंध के, ये सर्वोच्च लेवल प्रबंध के कार्य हैं, यानी सबसे ऊपर का फर्स्ट लेवल जो प्रबंधक होता है। तो प्रबंध के दो तरह के कार्य हैं, एक तो प्रमुख कार्य और दूसरे हैं सहायक कार्य। प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो प्रमुख कार्य सबसे पहले है नियोजन, यानी जब भी कोई कंपनी साल भर का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट लेके चलती है तो उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो साल भर में कितना उत्पादन करेगी, और उस उत्पादन के आधार पर उसको नियोजन करना पड़ता है, यानी योजना बनानी पड़ती है कि जो भी उत्पादन करना है उसको किस तरीके से उत्पादन किया जाएगा, कब किया जाएगा। इस नियोजन में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य क्या है। फिर उद्देश्य के साथ साथ नीतियां निर्धारित की जाती हैं, किन तरीकों से काम होगा। उसके बाद कार्यविधियां, नीतियों के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो काम होगा, प्रतिदिन जो काम होगा वो कार्यविधियां क्या होंगी। उसके बाद किन नियमों के आधार पर कार्य होगा।
फिर हम ये कहते हैं कि उसका कार्यक्रम बनाया जाता है कि किस कार्यक्रम के आधार पर वो कार्य होगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये नियोजन के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं। इसके बाद इनका दूसरा प्रमुख कार्य है संगठन। संगठन का मतलब जब नियोजन का कार्य पूरा कर लिया जाता है, योजना बना ली जाती है, तो ये निर्धारित करना होता है कि उस योजना को पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने लोग कंपनी में काम करने वाले होने चाहिए। फिर उसमें जितने लोग हैं अगर वो पूरे सफिशिएंट हैं यानी उतने ही लोग काफ़ी हैं और की ज़रूरत नहीं है तो फिर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन अगर व्यक्तियों की कमी है यानी कर्मचारी कम है और हमको और कर्मचारी भरने हैं तो संगठन के अंतर्गत ये चीज निर्धारित की जाती है। इसलिए इसमें ये निर्धारित भी किया जाता है कि अधिकारी कौन है और अधीनस्थ कौन है। जो ऊपर काम करने वाला है वो अधिकारी है, जो इसके नीचे कार्य करने वाला है वो अधीनस्थ है। अगर ये अधिकारी है तो इसका अधीनस्थ इससे नीचे वाला है। तो ये अधिकारी अधीनस्थ संबंध भी इसमें निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा कार्य है निर्देशन। जब योजना बना ली जाती है, संगठन का निर्माण कर दिया जाता है, तो अब अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्देश दिए जाते हैं कि किस व्यक्ति को कितने समय में क्या काम करना होगा। तो ये निर्देश में अनुशासन, क्योंकि कार्य अनुशासन में होगा तभी पूरा होगा, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वो अनुशासन में रहकर पूरा किया जाएगा तभी पूरा होगा। उसके बाद आदेश निर्देश यानी अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्देश दिए जाते हैं किसको क्या काम करना है। उसके बाद संप्रेषण, निर्देशन में संप्रेषण भी होता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, कौन किससे बात कर सकता है, किस तरीके की बात कर सकता है, ये भी निर्धारित किया जाता है। फिर उनको अभिप्रेरण करने का काम भी निर्देशन में किया जाता है, यानी जब कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको और अच्छा कार्य कराने के लिए किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए। इसके बाद इसका चौथा काम है नियंत्रण, यानी जब योजना बना ली जाती है, संगठन का निर्माण कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे दिए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा कितने समय में, तो उसके ऊपर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नियंत्रण से क्या होता है ये पता चल जाता है अधिकारी को कि जिसको जितना काम दिया गया वो उतना काम पूरा कर रहा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है प्रमाप निर्धारण। प्रमाप निर्धारण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को कितने समय में कितना काम करना चाहिए ये निर्धारित किया जाता है। तो ये होते हैं प्रमाप निर्धारण। फिर जिस व्यक्ति को जितने समय के लिए जो काम दिया गया उसकी तुलना की जाती है कि उसने वो काम उतने समय में पूरा किया या नहीं किया। अगर किसी ने वो काम पूरा नहीं किया तो उसका कारण पता लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति को जितने समय में जो काम दिया गया था वो उसका उतने समय में वो काम नहीं कर पाया, तो उसका कारण पता लगाया जाता है और कारण पता लगा करके उसकी सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ये जो कार्य हैं ये नियंत्रण के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है इन सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। तो यहाँ ये कहा गया है कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है, यानी प्रबंध के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उन सभी क्रियाओं को अगर समन्वित होकर के किया जाए तो प्रबंध का जो रिजल्ट है वो अच्छा निकलता है। तो ये समन्वय यानी सारे अधिकारियों में, सारे विभागों में, सब में जो है सामंजस्य स्थापित करके कार्य करवाना। ये तो थे एक प्रबंधक के प्रमुख कार्य। अब है इसके सहायक कार्य, यानी इन कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो इसके साथ में करने होते हैं प्रबंधक को। तो सबसे पहले है निर्णय। अब जैसे वो जो भी कार्य करेगा उससे संबंधित निर्णय लेगा, तो निर्णय लेना एक सर्वोच्च प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है कि समय समय पर उसको निर्णय लेने होते हैं। फिर नियुक्ति करना। अब जब संगठन की क्रियाएं हो रही है, संगठन की क्रिया में ये पता चलता है कि कुछ लोग तो हैं लेकिन कुछ लोगों की और जरूरत पड़ेगी, तो जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको नियुक्ति यानी उनको नया अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से उनको भर्ती किया जाएगा। इसके बाद है नवप्रवर्तन। कंपनियां जो होती हैं वो समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी में, वस्तुओं में नए नए परिवर्तन करती रहती हैं, तो ये नवप्रवर्तन भी इसका जो है कार्य है। इसके बाद है संप्रेषण। क्योंकि ये अधिकारी है और अधिकारी है तो कंपनी में संप्रेषण की एक्टिविटीज किस प्रकार से होंगी, किस तरीके से संप्रेषण किया जाएगा, संप्रेषण करने का तरीका क्या होगा, ये निर्धारित करना इस कार्य में शामिल होता है। लास्ट है प्रतिनिधित्व। अब क्योंकि ये सर्वोच्च अधिकारी है और कंपनी से संबंधित इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर कंपनी के बाहर कोई सभा या सेमिनार आयोजित होती है तो इसको कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर सभा और सम्मेलन में भाग लेना होता है, तो ये कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसका जो है अंतिम कार्य है जो कहलाता है प्रतिनिधित्व। हमारे ये लेसन नंबर 2 में प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ, विशेषताएं और प्रबंधकों के प्रमुख और सहायक कार्य हमने देख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम अगले टॉपिक में या अगले क्लास में पढ़ेंगे।